रिपब्लिक में दार्शनिक प्लेटो के समस्त चिंतन का केंद्रीय विषय आदर्श राज्य है। अपने आदर्श राज्य के भव्य भवन के निर्माण हेतु प्लेटो ने न्याय सिद्धांत को आधारशिला तथा शिक्षा योजना एवं साम्यवाद के सिद्धांत को आधार स्तंभ के रूप में प्रयोग किया है। प्लेटो आदर्श राज्य की बागडोर ऐसे दार्शनिक शासकों के हाथों में सौंपना चाहता है जिसमें सुंदर आत्मा के सभी गुण होते हैं, अर्थात वे सर्वज्ञ, विवेकशील, सर्वदृष्टा तथा परम सत्य के गुणों से युक्त शासक होते हैं। अपने आदर्श राज्य के निर्माण का प्रारंभ प्लेटो ने व्यक्ति तथा राज्य के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति पर विचार करते हुए किया है। प्लेटो के अनुसार राज्य तथा व्यक्ति दो पर्यायवाची शब्द हैं। राज्य व्यक्ति के विराट रूप की अभिव्यक्ति है। प्लेटो का मत था कि राज्य वृक्षों या चट्टानों से पैदा नहीं होता है, किंतु उन व्यक्तियों के चरित्र से निर्मित होता है जो उस राज्य में निवास करते हैं। प्लेटो को राज्य की चेतना में तथा व्यक्ति की चेतना में एकता का आभास होता है। प्लेटो के अनुसार अच्छे जीवन की प्राप्ति ही राज्य तथा व्यक्ति के जीवन का महानतम उद्देश्य होता है। अच्छे व्यक्तिगत जीवन के आधार पर ही एक अच्छी राजनीतिक इकाई का निर्माण हो सकता है और राज्य में ही अच्छे व्यक्तियों का निर्माण संभव है, ऐसी प्लेटो की मान्यता थी। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की उत्पत्ति को 3 चरणों में स्पष्ट किया है। मानव की आवश्यकताओं को ही राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख आधार उसने माना है, क्योंकि इनकी पूर्ति के लिए ही व्यक्ति किसी न किसी प्रकार का सहयोग करने के लिए बाध्य होता है। बारकर के शब्दों में भोजन, उष्णता तथा प्रश्रय की इच्छा सामान्य प्रयास के अभाव में उचित रूप से पूरी नहीं की जा सकती है। प्लेटो के शब्दों में राज्य मानव समाज की आवश्यकताओं से उत्पन्न होता है, कोई भी आत्मनिर्भर नहीं होता। इस प्रकार प्लेटो के अनुसार मानव की आर्थिक आवश्यकताएं ही राज्य को एकता के सूत्र में बांधने वाले प्रारंभिक तंतु होते हैं। इकाई के रूप में कोई भी व्यक्ति अपने आर्थिक जीवन की समस्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, जबकि पारस्परिक सहयोग एवं विनिमय से सभी अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की अधिक से अधिक मात्रा में पूर्ति करने में सफल हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति या समाज के आर्थिक हितों की समुचित रूप से रक्षा तभी हो सकती है जब व्यक्ति अपने द्वारा तैयार की गई वस्तुएं समष्टि को प्रदान करे तथा अपनी आवश्यकता की वस्तुएं समष्टि से प्राप्त करें। आर्थिक जीवन की वस्तुओं का इस प्रकार से आदान प्रदान श्रम विभाजन तथा कार्य विशेषीकरण को जन्म देता है। आर्थिक आधार पर प्लेटो ने इस आदान प्रदान को उचित ठहराया है। इस आर्थिक पहलू का राजनीतिक महत्व भी उसे दृष्टिगोचर हुआ है, क्योंकि कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत उसकी दृष्टि में राज्य की एकता का सृष्टा है। प्लेटो के शब्दों में इरादा था कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे काम में लगाया जाए जिसके लिए प्रकृति ने उसका चयन किया है। एक व्यक्ति को एक काम दिया जाए और तब प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वयं का कार्य करेगा। राज्य की उत्पत्ति के इस प्रथम चरण में राज्य के उस वर्ग का विकास होता है जिसे प्लेटो उत्पादक वर्ग कहकर पुकारता है, एवं इसका प्रमुख गुण संपत्ति प्रेम तथा क्षुधा है। साथ ही प्लेटो के आदर्श राज्य के आधार स्तंभ 2 सिद्धांतों श्रम विभाजन का सिद्धांत तथा कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत का बीजारोपण भी इसी प्रथम चरण में होता है। राज्य की उत्पत्ति का दूसरा चरण तब प्रारंभ होता है
जब प्लेटो उस वर्ग के निर्माण की योजना प्रस्तुत करता है जो राज्य के साहस तथा उत्साह तत्व का प्रतिनिधि है, राज्य के अंग के रूप में इस वर्ग का प्रमुख गुण उत्साह है। प्लेटो के अनुसार मनुष्य सिर्फ आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने मात्र से संतुष्ट नहीं हो जाता, वह अपनी सांस्कृतिक इच्छाओं को भी तृप्त करना चाहता है। उसे संगीत, साहित्य, काव्य, कविता, कला आदि विभिन्न वस्तुओं की भी तृष्णा होती है। इन विभिन्न वस्तुओं की प्राप्ति के हेतु अधिसंख्य लोगों का होना आवश्यक है। अधिसंख्य लोगों के निवास और भरण पोषण के लिए विशाल भूप्रदेश की आवश्यकता होती है। विशाल भूप्रदेश को अधिकृत करने हेतु युद्ध होता है और युद्ध के लिए सैनिक वर्ग का उदय होता है। सैनिक वर्ग मानव आत्मा के साहस तत्व का प्रतीक है। अतः सैनिक वर्ग के कार्यों, दायित्वों और गुणों का विश्लेषण कर प्लेटो ने यही दर्शाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार आत्मा का साहस तत्व आदर्श राज्य के निर्माण एवं संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस प्रकार प्लेटो के आदर्श राज्य के निर्माण के प्रथम चरण में उत्पादक वर्ग का उदय होता है, उसी प्रकार उसके द्वितीय चरण में सैनिक वर्ग का भी अभ्युदय होता है। सैनिक वर्ग का मुख्य कार्य बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा करना एवं आंतरिक शांति सुरक्षा को कायम करने में सहयोग देना है। यद्यपि प्लेटो ने सैनिक वर्ग के विकास की व्याख्या राज्य के आक्रमणकारी लिप्सा के संदर्भ में की है, तथापि प्लेटो का आदर्श राज्य स्वयं आक्रामक नहीं होता। अतएव आदर्श राज्य में सैनिक वर्ग का प्रमुख कार्य रक्षात्मक है, न कि आक्रामक। प्लेटो ने सैनिकों को प्रहरी की संज्ञा दी है और उसकी तुलना रखवाली करने वाले कुत्तों से की है। चेतना और साहस उनके मुख्य गुण होते हैं। आदर्श राज्य की उत्पत्ति का तीसरा चरण तब प्रारंभ होता है जब सैनिक वर्ग में से ही प्लेटो राज्य के विवेक तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वोच्च वर्ग का निर्माण करता है। उसके अनुसार सैनिक वर्ग के लोगों में सामान्यतः उत्साह तथा विवेक पाया जाता है, किंतु इनमें कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनमें उत्साह की अपेक्षा विवेक अत्यधिक होता है। ऐसे लोगों को प्लेटो ने आदर्श राज्य के दार्शनिक शासक माना है। विवेक के अंतर्गत प्लेटो ने दो गुण माने हैं। प्रथम, विवेक से व्यक्ति को ज्ञान होता है तथा दूसरा, विवेक ही व्यक्ति को प्रेम करना सिखाता है। अतः प्लेटो के अनुसार शासक विवेकशील होना चाहिए और उसमें पर्याप्त मात्रा में स्नेहशीलता भी होनी चाहिए। इस प्रकार तीन चरणों में राज्य का निर्माण उन तीन वर्गों के क्रमशः विकास के साथ संपन्न होता है जो राज्य की तीन मूलभूत आवश्यकताओं उत्पादन, रक्षा और शासन की पूर्ति अपने तीन गुणों क्षुधा, साहस तथा विवेक के आधार पर करते हैं। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय के सिद्धांत पर टिकी हुई है। चूँकि आदर्श राज्य में तीन वर्ग होते हैं और कार्य विभाजन एवं विशेषीकरण की धारणा के आधार पर इन तीनों वर्गों को अपना अपना कार्य दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप किए बिना करना होता है, इसलिए न्याय राज्य का वह गुण है जो राज्य के वर्गीकरण को तथा कार्य विभाजन को सुचारू रूप से कायम रखता है। यदि न्याय का सिद्धांत आदर्श राज्य की आधारशिला है, तो शिक्षा योजना और साम्यवादी व्यवस्था आदर्श राज्य के आधार स्तंभ हैं। उसने रिपब्लिक में शिक्षा को इतना अधिक महत्व दिया है कि रूसो ने इसे राजनीतिक विषयक ग्रंथ न मानकर शिक्षा विषयक एक अत्यंत श्रेष्ठ ग्रंथ माना है। प्लेटो का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा व्यक्ति को एक विशेष कार्य का प्रशिक्षण देकर उसे वही कार्य करते रहने की प्रेरणा देगी। राज्य द्वारा नियोजित शिक्षा प्रणाली को अपनाकर एक बहुत बड़ी सीमा तक व्यक्ति के दृष्टिकोण को सही दिशा में बदला जा सकता है। आदर्श राज्य द्वारा प्रदत्त शिक्षा योजना को निम्नलिखित विशेषताओं पर प्लेटो जोर देता है।
पहला, शिक्षा राज्य द्वारा दी जानी चाहिए। दूसरा, स्त्री और पुरुषों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। तीसरा, शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक और मस्तिष्क दोनों का विकास करना होता है। तीसरा, शिक्षा का प्रयोजन व्यक्ति को राज्य का उत्तम नागरिक बनाना है। चौथा, शिक्षा द्वारा योग्य तथा ज्ञानी शासक अर्थात दार्शनिक राजा तैयार किए जाने चाहिए। साम्यवाद प्लेटो के आदर्श राज्य का दूसरा आधार स्तंभ है। यह शिक्षा द्वारा प्रजनित भावनाओं को दृढ़ करने एवं उन्हें क्रियाशील बनाने का कार्य करता है। प्लेटो का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा के द्वारा नैतिक विकास कर लेने मात्र से ही आदर्श राज्य का निर्माण नहीं हो जाएगा, क्योंकि अनेक बाहरी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनका अनिष्टकारी प्रभाव मानव के हृदय पटल पर पड़ता है। अतः साम्यवाद के द्वारा अपने आदर्श राज्य में वह उन बाहरी परिस्थितियों को जड़ से नष्ट कर देना चाहता था जो मानव समाज के नैतिक विकास का मार्ग अवरुद्ध करने वाली दुर्गम चट्टानें सिद्ध हो सकती हैं। व्यक्तिगत संपत्ति तथा परिवार प्लेटो को ऐसी ही विशाल चट्टानें दृष्टिगोचर हुई जिन पर प्रहार करके उसने अपने आदर्श राज्य के नींव को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। प्लेटो ने अपने साम्यवाद को आदर्श राज्य के केवल दो वर्गों, शासकों तथा सैनिकों तक ही सीमित रखा है। प्लेटो अपने आदर्श राज्य की बागडोर दार्शनिक वर्ग को प्रदान करता है। दार्शनिक शासक सर्वाधिक शिक्षित, सुसंस्कृत, साहसी, आत्मसंयमी, ज्ञानी और निर्लोभी होते हैं। प्लेटो की यह धारणा है कि आदर्श राज्य में शासन कार्य परम बुद्धिमान व्यक्तियों के हाथों में रखना चाहिए, जो कंचन और कामिनी से दूर रहते हुए शासन का संचालन करें। राज्य के कल्याण के साथ वह अपना कल्याण एवं राज्य के अहित के साथ अपना अहित जुड़ा हुआ मानता है। प्लेटो उसे विवेक का प्रेमी और नगर का सच्चा तथा अच्छा संरक्षक मानता है। दार्शनिक शासक उसे समस्त गुणों का आगार प्रतीत होता है। उसके अनुसार दार्शनिक सर्वकाल तथा सर्वसत्ता का दृष्टा है। इस प्रकार के सर्वज्ञता, सर्वदृष्टा, विवेकशील तथा ममत्वशील दार्शनिक शासक को प्लेटो आदर्श राज्य की बागडोर निर्बाध रूप से सौंप देना चाहता है। इस श्रेष्ठ मल्लाह के नेतृत्व में आदर्श राज्य की नौका आंधी और तूफान के झंझावतों से बचती हुई अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंच जाएगी। ऐसा प्लेटो का विश्वास था।